हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है 30 वीडियो में, जो आप लोगों का हम पूरी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने का वादा किए हैं। तो उसी के अंतर्गत आपका आज हम लोगों का चौथा लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आज बात करेंगे मांग एवं मांग का नियम। तो पिछला जो हमारा लेक्चर तीसरा लेक्चर था वह कुछ ज़्यादा लंबा था और उससे भी ये थोड़ा कम होगा, लेकिन यह भी हमारा लंबा चैप्टर है। तो आपको सुविधा के लिए हम बता दें, क्या आप इसे मांग का एक बार में वीडियो देख लें और मांग का नियम एक बार में समझ लें। अगर आप पूरा एक बार वीडियो देख सकते हैं तो इसे देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप कन्फ्यूज होने लगते हैं तो मांग का एक बार देखें, उनके बाद मांग का नियम को देखें। तो आप लोगों को पता ही है कि पूरा कोर्स आपको हम बिल्कुल फ्री में कराएंगे, आपको पता है। और ये हमारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे मिलता है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछला वाला भी आपको मिल गया होगा, पिछला लेक्चर का मेरा टेलीग्राम लिंक पे आपका पीडीएफ आ गया था। तो आज बात करेंगे मांग एवं मांग का नियम। तो मांग एवं मांग का नियम से आपका 8 से 9 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। पहले ये बात को जानिए, ठीक है। और ये आपका चौथा चैप्टर आएगा, एसबीपीडी बुक में ये आपको चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन आपको हम पहले बता चुके हैं एनसीईआरटी प्लस एसबीपीडी दोनों को हम मिला के आपके लिए नोट्स बनाते हैं, और नोट्स आपको बहुत ही ये यूजफुल होगा एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं मांग एवं मांग का नियम पर आज, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का अर्थ क्या होता है? मांग। क्या होता है? मांग। एंड लॉ, नियम, ऑब्मिस का और डिमांड, यानी कि मांग एवं मांग का नियम। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात जानिए कि आज के लेक्चर में चर्चा क्या करेंगे। आपको हम सब लेक्चर में ये बताते हैं कि किसी भी बुक या किसी भी किताब को पढ़ने से पहले या किसी वीडियो से पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस पूरी लेक्चर में हम जानने क्या वाले हैं। नहीं तो पूरी लेक्चर देखते रहिए, आपको पता ही ना चले क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज होते रहेंगे। तो आपको हम बता दें क्या इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे बस इतना ही टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहला उसमें सवाल आता है मांग, अभिप्राय एवं परिभाषा। आखिर मांग है क्या? मांग का अभिप्राय क्या है? मांग की परिभाषा क्या होगी? इस पर चर्चा करेंगे। उनके बाद बात करेंगे मांग का निर्धारक तत्व, यानी कि मांग को कौन निर्धारित करता है, वो कौन कौन सा तत्व है जो मांग को निर्धारित करता है। ये सवाल आपका 5 नंबरिया में कई बार पूछा गया है, एकदम 5 नंबर के तरह क्वेश्चन आंसर के तरह आप लोगों के लिए हम पीडीएफ बना लाए, ठीक है। और स्थापन एवं पूरक वस्तु, उनके बाद क्या चर्चा करेंगे? स्थापन एवं पूरक वस्तु में उनके बाद चर्चा करेंगे मांग फलन क्या होता है, मांग तालिका क्या होता है, और मांग वक्र। उनके बाद मांग फलन, मांग वक्र, उसके बाद मांग तालिका, उसके बाद मांग का नियम। मांग का नियम पर चर्चा करेंगे। मांग के नियम की मान्यताएं और मांग नियम के अपवाद, सामान्य व विभिन्न वस्तुओं में अंतर, मांग में परिवर्तन के कारण। और इनके बाद हम लोगों का एक टेस्ट होगा। तो आपको हम फिर से बताते हैं क्या इसमें जो चर्चा करेंगे हम लोग मांग एवं मांग का नियम। तो मांग, सबसे पहले बात करेंगे मांग की अभिप्राय परिभाषा, उसके बाद मांग को निर्धारित करने वाला तत्व, उसके बाद 2 प्रकार की तत्व आता है स्थापन एवं पूरक वस्तु में, उनके बाद मांग फलन, मांग तालिका, मांग वक्र। उनके बाद मांग के नियम पर आएंगे, और मांग के नियम के आने के बाद मांग के नियम के अपवाद पर बात करेंगे। मांग के नियम की मान्यता क्या है उन पर चर्चा करेंगे। समान व विभिन्न वस्तुओं में अंतर और मांग में परिवर्तन के कारण। ये सारे टॉपिक जो आपको यहाँ देख रहे हैं वह सब एग्जाम के दृष्टिकोण से MVBI हैं, अर्थात मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर का सवाल उठा के देख सकते हैं, इससे कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। और इसे एक बार हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको जिंदगी में इसे कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मांग क्या होता है, मांग की अभिप्राय एवं परिभाषाएं क्या है, उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जानिए मांग और इच्छा और आवश्यकता, ये 3 वर्ड को जानिए। पहली मांग क्या है, इच्छा क्या है, आवश्यकता है। अगर तीनों का आप साधारण अर्थ में बात करें तो ये तीनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। अगर मांग, इच्छा और आवश्यकता, ये तीनों चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये तीनों चीज़ अगर साधारण अर्थ में बात करेंगे आप तो ये पर्यायवाची निकलेगा। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो ये तीनों अलग अलग अर्थ रखता है। यानी कि अगर अर्थशास्त्र के अंतर्गत अब बात कीजिएगा मांग, इच्छा एवं आवश्यकता का, तो ये तीनों अलग अलग अर्थ रखेगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मांग, इच्छा, आवश्यकता आखिर है क्या।
मांग, इच्छा, आवश्यकता है क्या। तो ये तीनों साधारण अर्थ में पर्यायवाची है, लेकिन अर्थशास्त्र में ये तीनों अलग अलग अर्थ रखता है। मानव की इच्छाएं अनंत है। क्या है, आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, मानव की इच्छाएं अनंत है। मानव की जो इच्छा है वह किसी वस्तु की पाने की जो इच्छा है वो अनंत है। ठीक है, तो इच्छा क्या है, मानव की अनंत है। ठीक, जब हम इच्छा की पूर्ति के लिए विभिन्न साधन व्यय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह इच्छा हमारी आवश्यकता हो जाती है। ये दूसरा वाला क्या है, आवश्यकता क्या है, जब हम इच्छा की पूर्ति के लिए जो हमारी जो इच्छा क्या है, अनंत है, वही इच्छा को जब हम विभिन्न साधन व्यय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी हम इच्छा की पूर्ति के लिए विभिन्न साधन व्यय को तैयार कर हो जाते हैं उन इच्छा की पूर्ति के लिए, तो वह इच्छा हमारी क्या हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है। जिन आवश्यकताओं को मानव पूरा कर लेता है उसे डिमांड कहते हैं, अर्थात मांग कहते हैं। जिन आवश्यकता को मानव पूरा कर लेता है उसे डिमांड कहते हैं। तो आपको हम बताए यहाँ क्या मांग और इच्छा और आवश्यकता क्या है। सबसे पहले जानिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से मानव की इच्छाएं अनंत है। जैसे कि मांग, मानिए कि मांग जो है आपका, मांग, इच्छा और आवश्यकता, यही है ना। तो मानव की जो इच्छा है वह क्या है, अनंत है ना। मानव की इच्छा क्या है, अनंत है। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि मानव को किसी वस्तु की जरूरत हुई, मान के चलिए किसी बिस्किट का ही उदाहरण लेते हैं, हर एक लेक्चर में बिस्किट का, इसमें बिस्किट का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो मानव की ये बिस्किट खाने की इच्छा हुई। ठीक है, तो यहाँ से उनकी इच्छा हुई। ठीक है, लेकिन जब वह यह इच्छा की पूर्ति के लिए अपना विभिन्न साधन व्यय, यानी कि उनके पास जो व्यय करने की क्षमता है वह तैयार हो जाए, किस पर, ये बिस्कुट खरीदने की जो इच्छा है, इस इच्छा पर जब मानव साधन व्यय करने की तत्पर हो जाए तो वह हमारी क्या हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आवश्यकता। जब मानव बिस्किट खरीद लेगा, अर्थात अपनी जो इच्छा है उसे संतुष्टि कर लेगा, तो वह हमारी मांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मांग हो जाएगी। इसे ध्यान रखेंगे, क्या अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये तीनों है आपका जो अलग अलग अर्थ रखेगा, लेकिन साधारण अर्थ में बात करेंगे तो ये तीनों पर्यायवाची है। तो मानव की इच्छाएं अनंत है, ये बात जान चुके आप लोग। और जब हम इच्छा की पूर्ति के लिए विभिन्न साधन व्यय करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वे इच्छा हमारी आवश्यकता हो जाती है, और जिन आवश्यकता को मानव पूरा कर लेता है उसे मांग कहते हैं। आई होप आपको मांग, इच्छा और आवश्यकता के अंतर्गत अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं मांग की अभिप्राय एवं परिभाषा पर। मांग की अभिप्राय एवं परिभाषा पर तो डायरेक्ट वहाँ पर पूछ लिया जाता है, मांग से आप क्या समझते हैं, या मांग की परिभाषा दीजिए, या मांग की क्या अभिप्राय है। यह आपका 2 नंबर में कई बार सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मांग की अवधारणा। किस पर बात करेंगे, मांग की अवधारणा से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। देखिए, मांग का तात्पर्य क्या है, क्या मांग का तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। सिंपल सी लॉजिक है, क्या अगर कोई उपभोक्ता किसी चीज को खरीदेगा तो निश्चित समय होगा और उसका निश्चित कीमत होगा, यही उपभोक्ता की मांग हो जाएगी। तो मांग की अवधारणा से तात्पर्य उस वस्तु से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। ये आपको याद करना होगा, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अतः किसी वस्तु की सेवा और मांग निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। तो आपको क्या लगता है, मांग का अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप इतना लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके अंतर्गत आपको लिखना होगा, क्या किसी वस्तु की सेवा और मांग निम्न तत्वों पर निर्भर कर। आखिर मांग किसी वस्तु का व्यक्ति, अगर कोई भी उपभोक्ता है, अगर हम ही उपभोक्ता हैं, आप ही उपभोक्ता हैं, तो आप अगर किसी वस्तु की सेवा की मांग करते हैं तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। आखिर हम किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं तो उस वस्तु का हम क्यों मांग कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आपको लिखना होगा, यानी कि किसी वस्तु की सेवा और मांग निम्न तत्वों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले तो आपको परिभाषा लिख देना है, क्या मांग की अवधारणा से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। उनके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, क्या अतः किसी वस्तु की सेवा और मांग निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। उनके बाद क्या वह तत्व है उनको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो 2 का 2 पूरा नंबर
नंबर मिलेगा। अगर डायरेक्ट लिख देंगे इसका पैराग्राफ पूरा आप नहीं छोड़िएगा आपको, तो वहाँ कॉपी थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता और 1 से 1.5 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बढ़िया से लिखना है ताकि 2 का 2 मिले, ठीक है। तो किसी वस्तु की सेवा और मांग निम्न तत्व पर निर्भर करता है। पहली बात क्या है, वस्तु की हमको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। आखिर वस्तु की खरीदने की इच्छा होगी तब ना वस्तु को खरीदेंगे। अगर किसी वस्तु की खरीदने की इच्छा ही नहीं है तो उस वस्तु को हम लोग क्यों खरीदेंगे। तो सबसे पहली बात आता है कि वस्तु की सेवा या मांग के अंतर्गत यानी कि उस वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड बात आता है खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होनी चाहिए। चलिए मान के चलिए हमें किसी वस्तु की खरीदने की इच्छा हो गया और हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो उस वस्तु को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए सेकेंड बात इसमें आता है किसी वस्तु की इच्छा होने के बाद उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए। उनके बाद साधन व्यय करने की तत्परता। इसका अर्थ ये हुआ यानी कि हम किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा हुई और हमारे पास साधन अर्थात आय भी है, लेकिन उसे हमें खर्च करने की तत्परता नहीं है। यानी कि हमारे पास जो ये साधन है इसे हमें खर्च करने की तत्परता नहीं है, तो हमारी उस वस्तु की मांग नहीं होगी। अर्थात अगर किसी वस्तु को हम लोग किसी वस्तु का सेवा और मांग कर रहे हैं, किसी वस्तु की सेवा को मांग कर रहे हैं, तो साधन व्यय करने की भी तत्परता होनी चाहिए। अर्थात ये रुपया पैसा जो है उस वस्तु पर हमें खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। और चौथा और अंतिम चीज आता है निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित कीमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित समय और निश्चित कीमत होना चाहिए इन सभी वस्तु को खरीदने के लिए। तो मांग की अवधारणा के अंतर्गत आप मांग की परिभाषा को देखें और किसी वस्तु की सेवा और मांग जो है किन तत्व पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहली बात समझे क्या उस वस्तु की हमें खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। सेकंड बात क्या था, क्या खरीदने के लिए हमें पर्याप्त साधन होना चाहिए। और थर्ड चीज क्या था, जो हमारे पास साधन व्यय करने की जो साधन है उसे व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। और फोर्थ चीज क्या था, क्या निश्चित समय और निश्चित कीमत होना चाहिए किसी वस्तु की सेवा और मांग के लिए। आई होप आपको ये मांग का परिभाषा और उसे निर्धारित करने वाला तत्व के अंतर्गत अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वस्तु की मांग। एक परिभाषा और आता है, अगर वो परिभाषा आपको याद नहीं हो तो ये परिभाषा को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक परिभाषा और समझिए, किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, रुचियों एवं अनाधिमान को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। तो इस परिभाषा में कह रहा है किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, रुचि एवं अनाधिमान को निश्चित रखते हुए। चलिए यहाँ रोकिए, आप समझिए। यानी कि कोई अगर उपभोक्ता है तो अपना वह वस्तु की कीमत देखेगा, रुचि देखेगा, अनाधिमान देखेगा, इन सभी को निश्चित रखते हुए वह वस्तु खरीदने के लिए तैयार रहेगा और उसे वस्तु खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात उस वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास आय होनी चाहिए, तो उस वस्तु को हम लोग मांग कहते हैं। ये दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। तो इस वस्तु की मांग की एक परिभाषा क्या हो गई, क्या किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, रुचि एवं अनाधिमान को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, तो इसे वस्तु की मांग कहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदेगा तो उनकी कीमत, रुचि, अनाधिमान को निश्चित देखते हुए और अपने पास खरीदने की क्षमता को देखते हुए वस्तु की मांग करेगा। इसी को कहते हैं वस्तु की मांग, ठीक है। तो अब बात करेंगे, एक आता है अर्थशास्त्री है प्रोफेसर जे.एस. मिल। इसके अनुसार मांग का परिभाषा क्या है, इसे आप याद नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए ध्यान रखेंगे, हल्का फल्का इसको ऑब्जेक्टिव में टिक आउट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा प्रोफेसर जे.एस. मिल के अनुसार मांग की क्या परिभाषा है, लेकिन इसे ध्यान रख लेंगे। क्या प्रोफेसर जे.एस. मिल के अनुसार मांग शब्द से अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। सिंपल सी बात है, प्रोफेसर जे.एस. मिल बताता है कि मांग के अनुसार मांग शब्द से अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। ये कहते हैं हमारे प्रोफेसर जे.एस. मिल। तो अभी हम लोग क्या क्या चर्चा किए उसको जानिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किए हैं, तो चलिए उस पर पहले बताते हैं आपको, उनके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो मांग की अभिप्राय एवं परिभाषा को जान लिए।
मांग का अभिप्राय एवं परिभाषा। मांग क्या था, अभिप्राय, परिभाषा। अब बात करेंगे मांग का निर्धारक तत्व, ये आपका 5 नंबर में आ जाएगा। और स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं इसी के अंतर्गत बात कर लेंगे। किसके किस पर चर्चा करेंगे अब, मांग का निर्धारक तत्व और स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे मांग के निर्धारक तत्व। ये आपका 5 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि मांग के निर्धारक तत्व को लिखें। आखिर मांग को कौन सा तत्व है जो निर्धारित करेगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो लिखेंगे वहां मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे उनके बाद। सबसे पहली बात आती है मांग को निर्धारित करने वाली के अंतर्गत क्या वस्तु की उपयोगिता। अब कहेंगे वस्तु की उपयोगिता क्या है, तो वस्तु की उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता। क्या है, आवश्यकता। जो वस्तु की अधिक उपयोगी होती है उसकी मांग अधिक होगी और कम उपयोगिता वाली वस्तु की मांग कम होगी। देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत सबसे पहला कारक हमारा आता है वस्तु की उपयोगिता। उपयोगिता की अर्थ है आवश्यकता। जो वस्तु की अधिक उपयोगी होगा उसकी मांग अधिक होगा तथा कम उपयोगिता वाली वस्तु का मांग कम होगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है निर्धारक तत्व के अंतर्गत आय का स्तर। क्या आता है, आय का स्तर। उपभोक्ता का आय स्तर मांग पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करेगा। उपभोक्ता का स्तर जितना, आय का स्तर जितना अधिक उतना अधिक मांग, जितना आय का कम स्तर होने पर मांग कम। तो आय का स्तर क्या है, क्या उपभोक्ता का जो आय होता है उसका जो मांग पर पड़ता है वह प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी कैसे प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, समझिए। क्या उपभोक्ता का आय स्तर जितना अधिक होगा तो वह वस्तु की अधिक मांग करेगा, अर्थात उसका जो मांग होगा वह अधिक होगा। लेकिन जब उपभोक्ता का आय जितना कम होगा वह उनका मांग उतना कम होगा। तो इस प्रकार से उपभोक्ता का आय जो है मांग पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेगा। तो क्या समझे, वस्तु की उपयोगिता और आय का स्तर मांग का निर्धारक तत्व है। तीसरा आता है मांग का निर्धारक तत्व के अंतर्गत धन का वितरण। क्या आता है, धन का वितरण। ठीक है, धन का वितरण क्या है, क्या धन का वितरण का अभिप्राय है समाज में। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। और धन का मतलब जानते हैं रुपया पैसा, तो वही बता रहा है। क्या धन का वितरण अभिप्राय समाज में धनी व निर्धनों के बीच आय की असमानता। धन का वितरण का अभिप्राय क्या है, समाज में धनी और निर्धन के बीच आय की असमानता। वस्तु की मांग पर धन के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। समान धन वितरण से वस्तु की और सेवाओं की मांग बढ़ती है। तो अब लोग गांव समाज में रहते होंगे या शहर में रहते होंगे, आप देखते होंगे क्या समाज में जो है, समाज में या शहर में बात करें तो उसमें धनी एवं निर्धन यानी गरीब और अमीर के बीच जो रुपया पैसा की आय की जो रहती है, आय की जो रहता है वह समान नहीं रहता है, अर्थात बराबर नहीं रहता, असमान रहता है। इस प्रकार से असमान रहने पर भी जो है वस्तु की मांग पर उपभोक्ता का जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर समान धन वितरण से वस्तु की और सेवाओं की मांग बढ़ती है। अगर समान धन वितरण रहेगा तो सभी कोई एक ही प्रकार का मांग, एक ही लेवल का मांग करेगा। लेकिन अगर समान धन वितरण नहीं रहेगा तो किसी समाज में आपका मांग अधिक होगा और किसी समाज में मांग कम होगा। तो इसलिए समझा रहा है क्या धन का वितरण जो है मांग पर प्रभाव डालता है, यानी कि वस्तु की मांग पर धन का वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। चौथा पॉइंट इसमें आता है वस्तु की कीमत। इसी में आता है वस्तु की कीमत मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत। वस्तु की कीमत पर वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसको आप समझिए, आपको डिफिनेशन आगे मिलेगा इसका, इसको एक बार यहाँ समझिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, क्या वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो विपरीत संबंध कीमत और मांग के अंतर्गत किस प्रकार पाया जाता है उसको समझिए। कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम और कीमत घटने पर वस्तु की मांग अधिक। तो आप लोग सिंपल सा बात समझिए, क्या अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम लोग उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु की मांग कम होती है तो उसकी मांग हम लोग क्या कर देते हैं, अधिक कर देते हैं।
तो इसका अर्थ ये हुआ क्या वस्तु और कीमत के बीच विपरीत संबंध है, अर्थात कीमत बढ़ेगा तो वस्तु की मांग को कम करेंगे और कीमत घटेगा तो वस्तु की मांग को अधिक कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या वस्तु की कीमत के अंतर्गत आपको दिख रहा होगा क्या विपरीत संबंध पाया जाता है। तो वही चौथा पॉइंट है मांग का निर्धारक तत्व के अंतर्गत वस्तु की कीमत, जिसमें कि विपरीत संबंध पाया जाता है। और पांचवा पॉइंट इसमें आपका आ जाता है संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं क्या है इसको समझिए, ठीक है। तो संबंधित वस्तु की कीमत आप देखते होंगे, हम कलर थोड़ा सा पेन का चेंज किया, इसका पीछे रीजन है। संबंधित वस्तुएं जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। संबंधित वस्तुएं आपकी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये जो आपका है ये दो प्रकार की क्या क्या होती है? पहला होता है आपका स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरा क्या होता है? पूरक वस्तुएं। आपको जो है ये दो नंबरिया में यहाँ से सवाल पूछ देता है क्या स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं से आप लोग क्या समझते हैं। तो आप इसको दो नंबरिया में अलग से उतार सकते हैं या 5 नंबरिया के अंतर्गत, अर्थात मांग का निर्धारक तत्व जो आपको 5 नंबर के अंतर्गत हम बता रहे हैं वहां आप पेन चेंज करके लिख लेंगे और वहां लिख देंगे घेर के क्या ये 2 नंबर में भी पूछा गया सवाल है, तो ज़्यादा ध्यान देंगे और ये 5 नंबर में भी आपका काम आ जाएगा। अर्थात एक तीर से 2 निशाना, यानी कि 5 नंबर सवाल में भी यूज हो जाएगा इसका और 2 नंबरिया में पूछा जाए तो 2 नंबरिया में भी यूज हो जाएगा। तो संबंधित वस्तु की कीमत क्या है? तो संबंधित वस्तु की कीमत के अंतर्गत आप लोग डायरेक्ट समझिए क्या ये दो वस्तु, संबंधित वस्तु जो होती है 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? संबंधित वस्तु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो वो दोनों वस्तु को आप लोग ठीक तरीके से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्थानापन्न वस्तु क्या है? स्थानापन्न का सरल अर्थ होता है एक दूसरे के स्थान पर। स्थानापन्न का सरल अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के स्थान पर। ऐसे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या समझे, स्थानापन्न का सरल अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के स्थान पर। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वे स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी। जैसे चीनी के जगह आप गुड़ का यूज कर सकते हैं, चाय के जगह कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका एक के बदले दूसरे वस्तु का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो वही आपका स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी। उनके बाद आपका आ जाता है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या है? क्या पूरक का अर्थ है पूरा करना, पू से पूरक और पू से पूरा करना, यानी कि पूरक का अर्थ क्या है? पूरा करना। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाएगा वह पूरक वस्तुएं कहलाए। जैसे कार के साथ आप पेट्रोल का यूज करते हैं, डबल रोटी के साथ मक्खन का यूज करते हैं, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या उसे पूरा कर रहा है पूरक वस्तुएं। अर्थात पूरक वस्तुएं वह है जो पूरक का अर्थ होगा पूरा करना। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाएगा वह पूरक वस्तुएं कहलाएगी। जैसे कार के साथ पेट्रोल, डबल रोटी के साथ मक्खन। तो इस प्रकार से आप लोग क्या समझे क्या संबंधित वस्तुएं जो हमारी होती है वह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है स्थानापन्न वस्तुएं और सेकंड होती है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न क्या अर्थ क्या होता है? क्या एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, और ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाएगा वे आपका स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी। जैसे चीनी के स्थान पर गुड़ का यूज कर सकते हैं, चाय के स्थान पर कॉफी का यूज कर सकते हैं। तो यही जो हमारा है वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और पूरक वस्तुएं की अगर हम बात करें तो पूरक का अर्थ होता है पूरा करना। अतः ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो कार के साथ पेट्रोल, स्याही कलम और स्याही डबल रोटी के साथ मक्खन। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत के अंतर्गत अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये संबंधित वस्तु का कीमत भी आपका मांग का निर्धारक तत्व के अंदर ही आएगा। अब छठा पॉइंट हम लोगों का आता है मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत रुचि, फैशन आदि, अर्थात रुचि, पसंद, फैशन आदि, ठीक है। तो वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, प्रचलित फैशन का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ क्या समझा रहा है कि मांग का निर्धारक तत्व के अंतर्गत रुचि यानी उपभोक्ता की पसंद, रुचि, फैशन, आदत और प्रचलित यानी कि जो वर्तमान समय में प्रचलित फैशन, जो फैशन आप लोग समझ रहे हैं वही फैशन है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है क्या वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि, प्रचलित फैशन का भी प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग
अगर किसी मॉल वॉल में किसी वस्तु का अगर मांग करते हैं तो प्रचलित जो फैशन रहता है वर्तमान समय में जिस प्रकार की पद्धति चलती है उसी के अनुसार आप लोग मांग करते हैं। तो इसी का कहने का अर्थ है जो वर्तमान में जो आदत प्रचलित है, वर्तमान में जो आदतें प्रचलित है उसका भी है जो मांग पर प्रभाव पड़ता है। सातवां हम लोगों का था क्या भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। सातवां पॉइंट हम लोगों का आता है क्या भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा से भी आपका मांग का निर्धारक तत्व होता है। जैसे वस्तु की भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। भविष्य में कीमत कम होने की आशा से उपभोक्ता कीमती वस्तु की मांग कम कर देता है। जैसे हम ही लोग का बात लीजिए, हम लोग उपभोक्ता हैं, आप जानते ही हैं। तो अगर किसी वस्तु की हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग ये सोच लेते हैं क्या ये वस्तु की मांग अधिक है तो भविष्य में अगर कम होगी तो हम इस वस्तु को खरीद लेंगे। अर्थात यहां यह हो रहा है क्या भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा के कारण हम मांग को कम कर देते हैं। अर्थात भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा भी आपका मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। और आठवां पॉइंट आता है अन्य निर्धारक तत्व के अंतर्गत आपका हम लेकर आए हैं जनसंख्या, आकार, जलवायु, मौसम, ये सभी प्रकार आपका मांग को निर्धारित करता है। तो मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत आपको हम क्या क्या समझाएं। मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, इस बात को आप जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम आपको 8 बताएं, ठीक है, अगर आप वहां 5 को भी अच्छी प्रकार से लिख देते हैं तो आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 लिखे हैं तो 5 आराम से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट आप लोग क्या समझे, वस्तु की उपयोगिता। क्या समझे, वस्तु की उपयोगिता अर्थात उपयोगिता का आवश्यकता, जो वस्तु अधिक उपयोगी होगा उसकी मांग अधिक होगी तथा कम उपयोगी वाला वस्तु का मांग कम होगा। सेकंड चीज आपको क्या समझा है, आय का स्तर। आय का स्तर अगर अधिक होगा तो मांग अधिक होगा, अगर आय का स्तर कम होगा तो मांग कम होगा। थर्ड बात आता है धन का वितरण। धन का वितरण असमान होने से समाज में वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है। फोर्थ चीज आपको क्या समझाए, वस्तु की कीमत, यानी कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। छठा चीज आपको समझाए संबंधित वस्तु की कीमत, इसी के अंतर्गत आपको स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं समझाए। और छठा चीज था आपका रुचि, फैशन आदि। और सातवां था भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। और अंतिम था आपका अन्य निर्धारक तत्व। ये सभी प्रकार का तत्व जो आप लोग देखे ये आपका मांग का निर्धारक तत्व के अंतर्गत आएगा और इसे आप लोग अच्छी प्रकार से उतार कर याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक अब हमारा मांग का निर्धारक तत्व भी खत्म हो गया। तो अब हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मांग का अभिप्राय एवं परिभाषाएं खत्म, मांग का निर्धारक तत्व और स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं, यहां तक ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब आपको हम ये 3 को एक साथ ही पढ़ा देंगे, मांग फलन, मांग तालिका और मांग वक्र। ये आपको 2 नंबर से ज़्यादा हमें पूछा नहीं जाएगा, तीनों में से कोई एक सवाल ही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको हम एक बार में घिस देंगे, आपको यहाँ दिखाने के लिए नहीं लाएंगे। आप ध्यान रखेंगे क्या हम लोगों का मांग फलन, मांग तालिका, मांग वक्र एक ही साथ आपको हम पढ़ाएंगे, उनके बाद मांग के नियम पर चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मांग फलन, मांग तालिका, मांग वक्र क्या होता है। मांग क्या होता है तो आप लोग समझ ही चुके हैं, तो मांग बताने की जरूरत नहीं है। तो मांग फलन, मांग वक्र, मांग तालिका पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लेकिन वो सवाल को जरूर याद रखेंगे कि मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आ जाता है मांग फलन। मांग फलन क्या है, डिमांड फंक्शन। ये आपको इसी प्रकार सवाल पूछ देगा कि मांग फलन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यह किसी वस्तु की मांग और इस वस्तु की विभिन्न निर्धारक तत्व के बीच कार्यात्मक संबंध को बताता है, कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, ये देखिए आपको पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। आपको हम इसलिए सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं ताकि अगर पूछा भी जाए तो आप लोग लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो आने की संभावना रहती है, तो आप वहां भी बना सकते हैं। तो मांग फलन क्या है, क्या यह किसी वस्तु की मांग और इस वस्तु के विभिन्न निर्धारक तत्व। देखिए अगर किसी वस्तु की मांग है तो उस वस्तु का निर्धारक तत्व भी होगा और इसी के बीच जो कार्यात्मक संबंध होगा उसको जो व्यक्त करेगा वह आपका मांग फलन हो जाएगा और इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो पहले इस बात को आप समझिए, अगर किसी वस्तु की मांग करेंगे तो उस वस्तु के विभिन्न निर्धारक तत्व होगा और उनके बीच जो कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करेगा, अर्थात वस्तु की मांग और विभिन्न निर्धारक तत्व के बीच। विभिन्न निर्धारक तत्व क्या था आप समझ चुके हैं, विभिन्न निर्धारक तत्व जो था आपको हम बता ही चुके हैं। तो इन दोनों के बीच जो
कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करेगा वह आपका मांग फलन होगा और इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आपको हम जिस प्रकार से यहाँ लिख के लाएं उसी प्रकार से लिखना है ताकि वहाँ 2 नंबर के सवाल में बढ़ा लगे, नहीं तो आप इसे एक लाइन में लिख देंगे उसका कोमा दे के लिखना स्टार्ट कर देंगे तो 2 लाइन में लिखा जाएगा, आपको एग्जामिनर कॉपी जांच करने वाला नंबर ही नहीं देगा। आपको इस प्रकार से लिखना है। तो इसका क्या होता है dx, तो d4 क्या हो गया डिमांड और f ब्रैकेट px pr/y/tf, इतना लिखने के बाद ये क्या होता है। अब आपको समझ में नहीं आता होगा ये सारी क्या हो गया, तो ये सारा आपका क्या है उसको समझिए। dx, d4 डिमांड होता है, x हो गया वस्तु की मांग, px वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतें, y4 उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचियां, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। तो मांग फलन में आपको क्या दिखा है, क्या वस्तु की मांग और विभिन्न निर्धारक तत्व, ये सब जो आप देख रहे हैं ये वस्तु निर्धारक तत्व है और ये मांग है। ये दोनों के बीच आपका जो कार्यात्मक संबंध है उसको जो व्यक्त करेगा वही ना आपका मांग फलन है। तो उसी को यहाँ दर्शाना है इंग्लिश में, क्या dx बराबर f ब्रैकेट px pr/y/t/f और dx में x होता है आपका वस्तु की कीमत, px में होता x क्या pr है आपका, है ना, r होता वस्तु की कीमत और y आपका होता dx px वस्तु की कीमत और pr आपका संबंधित वस्तु कीमतें, y उपभोक्ता की आय, t उपभोक्ता की रुचियां और f भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। ये आपका हो गया मांग फलन, अर्थात यह किसी वस्तु की मांग और इस वस्तु के विभिन्न निर्धारक तत्व के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है dx बराबर f ब्रैकेट fx pr/y/tf। इसे याद रखेंगे, आपका मांग फलन आराम से 2 नंबर इतना लिखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हम मांग फलन के बाद क्या बताया कि मांग तालिका पर बात करेंगे। मांग तालिका क्या होता है? मांग तालिका वह तालिका या सारणी जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। इसलिए ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान में आप रख लेंगे मांग तालिका को शायद ही पूछा जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मांग तालिका क्या है। क्या वह तालिका या सारणी जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा, अगर किसी वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत होगी और खरीदी गई मात्रा होगी। अगर 30 रुपया में आप किसी वस्तु की खरीद रहे हैं, मान के चलिए क्या किसी सब्जी को 30 रुपया में खरीद रहे हैं तो उसकी मात्रा होगी 1 kg होगी, 2 kg होगी। वही आपको यहाँ समझा रहा है कि मांग तालिका क्या है, वह तालिका या सारणी है जो इस प्रकार से आप जब इसको लिख देंगे तो ये आपका तालिका और सारणी तैयार हो जाएगा। तो वही समझा रहा है कि मांग तालिका व सारणी वह है जिसे कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। और मांग तालिका के प्रकार, मांग तालिका के प्रकार जो है आपका 2 प्रकार है। कितना प्रकार है? 2 प्रकार। पहला है व्यक्तिगत मांग करेगा, अगर कोई व्यक्ति है तो वे व्यक्तिगत मांग करेगा। और दूसरा आता है बाजार मांग तालिका, यानी कि पूरे बाजार की मांग तालिका। चलिए आपको हम इसे उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, तो आपको हम पहले क्या बताया कि 2 प्रकार की मांग तालिका होती है, पहली व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। तो सबसे पहले समझिए व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है। निश्चित समय में वस्तु की कीमत और मात्रा, निश्चित समय में वस्तु की कीमत पर मांग की मात्रा को दर्शाता है। क्या करता है? व्यक्तिगत मांग तालिका क्या करता है? निश्चित समय पर वस्तु की कीमत पर मांग की मात्रा को दर्शाता है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, यह हो गया आपका कीमत और यह होगा आपका मांगी गई मात्रा। यह आपका कोई कीमत है, यह 10 रुपया कीमत है। ठीक है, और मांगी गई मात्रा 1 है। मांगी गई कीमत कितना है? 1 है। कीमत 8 है और मांगी गई ये आपका मात्रा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिसप्रिंट है, मात्रा क्या है? मात्रा। ठीक है, तो कीमत क्या है? 10 रुपया, मांगी गई मात्रा 1 है। कीमत 8 रुपया, मांगी गई मात्रा 8, कीमत मांगी गई मात्रा 2 है और कीमत 6 है, तो मांगी गई मात्रा 3 है। तो इसी प्रकार से आपको हम इसके व्यक्तिगत मांग तालिका में आपको हम क्या पढ़ा है कि निश्चित समय में वस्तु की कीमत पर मांग की मात्रा को दर्शाता है। देखिए, निश्चित कीमत है और किसी निश्चित समय में मांग की मात्रा को दर्शा रहा है। वही ना सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसे आप लोग उतार सकते हैं, सिंपल सा है, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या समझा है, क्या आपका जो मांग तालिका है वो 2 प्रकार का है। व्यक्तिगत मांग तालिका पर बात कर लिए, अब बाजार मांग तालिका आएगा। बाजार मांग तालिका क्या है? बाजार यानी संपूर्ण बाजार आएगा। बाजार में कोई व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का थोड़ी आता है,
बाजार में जो आएगा वह संपूर्ण बाजार आएगा। समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमत पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करता है। तो बाजार के अंतर्गत बात करेंगे तो बाजार को ही डिफिनेशन में लेंगे ना। तो बाजार के अंतर्गत क्या करेंगे, क्या समस्त बाजार यानी कि पूरे संपूर्ण बाजार की बात करेंगे और किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमत पर वस्तु की मांग, किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमत पर वस्तु की जो मांग होगी वो आपका बाजार मांग तालिका कहलाएगा। तो बाजार मांग तालिका आखिर बनेगा कैसा, तो मान के चलिए दूध की कीमत 20 रुपया, ठीक है, और बाजार में उपभोक्ता एगो थोड़ी रहता है, बहुत रहता है, लेकिन आपको हम एग्जाम्पल के दो ही उपभोक्ता को लाए हैं, उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी की मांग। तो दूध की कीमत अगर 20 रुपया है, उपभोक्ता की ए वाले की मांग 3 है और बी की 2 है, फिर दूध की मांग 16 है तो उपभोक्ता ए की मांग 4 है और उपभोक्ता बी की मांग 3 है। दूध की मांग अगर 20 है, दूध की कीमत कितनी है 20 है, तो उपभोक्ता की मांग 5 और मांग बी। और बाजार मांग के अंतर्गत अगर बात करेंगे, अगर आपको कुल निकालना होगा बाजार मांग कितना हुआ, तो आपको जो है बाजार मांग में सभी उपभोक्ता का जोड़ करना होगा, क्योंकि आपको हम बताएं कि समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमत पर वस्तु का मांगी गई प्रतिशत वस्तु की मांग को प्रदर्शित करता है बाजार मांग तालिका। यानी कि संपूर्ण आपको अगर बाजार मांग तालिका निकालना है तो संपूर्ण उपभोक्ता का आपको योग करना होगा, यानी संपूर्ण उपभोक्ता का जो मांग होगा उसे योग करना होगा, ठीक है। तो संपूर्ण उपभोक्ता के अंतर्गत हम लोग दो ही प्रकार का उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी। तो इन दोनों को अगर इसका दोनों यहाँ जो अगर संपूर्ण अगर हमको इसका मांग निकालना है तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा संपूर्ण मांग, 4 और 3 को जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के अंतर्गत हम बाजार मांग तालिका को संपूर्ण बाजार मांग तालिका निकाल लिए। तो अब आप लोगों को मांग तालिका में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक बार आपको फिर बताते हैं, वह तालिका या सारणी जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा को संबंध को प्रकट करेगा वो आपका मांग तालिका कहलाएगा। और मांग तालिका 2 प्रकार का होगा, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी निश्चित समय और वस्तु की विभिन्न कीमत पर मांग को मात्रा दर्शाएगा और समस्त बाजार में किसी बिंदु पर विभिन्न कीमत और वस्तु की मांग को जो प्रदर्शित करेगा वह बाजार मांग तालिका हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आपको हम क्या बताए थे इसके अंतर्गत, क्या 3 मांग वक्र। अब बात करेंगे हम लोग मांग वक्र, किस पर चर्चा करेंगे, मांग वक्र आखिर क्या होता है। तो मांग तालिका को जब रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है, मांग तालिका क्या था आप समझे, कि मांग तालिका को इस प्रकार से हम लोग बनाए है ना, जब इसी को जब हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं, जब हम लोग इसे रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से जब रेखा चित्र में जब मांग तालिका को हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो वही हमारा मांग वक्र हो जाएगा। इसके लिए आपको हम एग्जाम्पल नहीं लाए हैं क्योंकि बहुत ही कम पूछा जाता है, आप इसे इतना ही याद करेंगे तो आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे मांग तालिका को जब रेखा चित्र में प्रदर्शित करेंगे मांग वक्र हो जाएगा आराम से। अगर कोई तालिका है तो उसे वक्र पर प्रदर्शित करना होता है, तो तालिका हम लोग तालिका सारणी क्या होता है उसे बात देख लिए। तो मांग वक्र क्या है, मांग तालिका जब रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है तब उसे हम लोग मांग वक्र कहते हैं। यह मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के विपरीत संबंध बताता है। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे, मांग वक्र जो है कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच कैसा संबंध बताता है, धनात्मक, ऋणात्मक, विपरीत या इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक आउट करना है मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा अर्थात विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, अर्थात सी नंबर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मांग वक्र भी आपका 2 प्रकार का हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मांग तालिका जिस प्रकार से आपका दो प्रकार का था, तो आपका मांग वक्र भी यहाँ 2 प्रकार का हो रहा है। कितने प्रकार का हो रहा है मांग वक्र, 2 प्रकार का हो रहा है, ठीक है। तो पहला इसका भी व्यक्तिगत मांग वक्र आ जाएगा, बाजार मांग वक्र आ जाएगा। आपको जिस प्रकार से मांग तालिका में देखिए व्यक्तिगत मांग तालिका था, बाजार मांग तालिका था, सिंपल सा मांग, उसी को हम लोग रेखा चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो वही होगा। यानी कि व्यक्तिगत मांग वक्र होगा, बाजार मांग वक्र होगा। सिंपल सा समझेंगे, वस्तु की कीमत और उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा के विभिन्न संयोग को प्रकट करेगा। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होगा, उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत, उपभोक्ता अगर किसी वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत, यानी कोई भी किसी पर का वस्तु खरीदा है तो उसका कीमत देखेगा और उसका कितना मात्रा मिल रहा है, इन दोनों का विभिन्न संयोग को जो प्रकट करेगा वह आपका व्यक्तिगत मांग तालिका हो जाएगा। और सेकंड आता है बाजार मांग तालिका, विभिन्न कीमत पर बाजार के सभी उपभोक्ता। आपको क्या समझा है कि बाजार में आपका एक उपभोक्ता नहीं होता है, संपूर्ण उपभोक्ता, बहुत सारा उपभोक्ता होता है, ठीक है।
तो विभिन्न कीमत पर बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा के जोड़ को प्रकट करेगा। बाजार मांग तालिका के भांति बाजार मांग व्यक्तिगत मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। यानी कि विभिन्न कीमत पर बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा का जोड़ जो प्रकट करेगा वह आपका बाजार मांग वक्र हो जाएगा। और यहां से आप समझिए कि बाजार मांग तालिका के भांति बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। तो बाजार मांग तालिका वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र का कैसा योग होता है? तो क्षैतिज योग होता है। तो मांग वक्र के आप क्या समझे? क्या मांग तालिका जब रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाएगा तो वह हमारा मांग वक्र हो जाएगा। और मांग वक्र हमारा दो प्रकार का आया, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग वक्र के अंतर्गत आप क्या समझे? क्या वस्तु की विभिन्न कीमत और उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच विभिन्न संयोग को जो प्रकट करेगा वह आपका हो जाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र। और बाजार मांग वक्र के अंतर्गत आप क्या समझे? क्या विभिन्न कीमत पर बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को जोड़ को जो प्रकट करेगा वह बाजार मांग वक्र कहलाएगा। अब हमारा ये तीनों जो आपका था वह क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग किस पे? तो मांग का नियम पर। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मांग फलन, मांग तालिका, मांग वक्र। अब बात करेंगे हम लोग मांग का नियम और नियम की मान्यता, मांग नियम का अपवाद, समान व गिफिन वस्तु अंतर और मांग में परिवर्तन। अब हम लोग दो बात पर पहले चर्चा करेंगे तब इस पर आएंगे, ठीक है। तो मांग का नियम और मांग के नियम की मान्यता और मांग के नियम की अपवाद, ये तीनों पर चर्चा करेंगे। तो आप इसे अगर एक बार वीडियो देख लेंगे ज़्यादा समझ में तो संपूर्ण समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को अगर इसे सभी दिनों के लिए याद कर रखना है तो आपको आप जो नोट्स बनाएंगे उसे पढ़ना होगा, रिवाइजिंग में रखना होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप हमारे इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर रिवाइज में नहीं रखते हैं तो आप इसे भूल जाएंगे क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें रहते हैं। अगर रिवाइज करेंगे, जहाँ किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमारा यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, या नहीं तो आप हमको पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे मांग का नियम। किस पर बात करेंगे? मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ये आपका जो है कई तरीके से इसमें सवाल पूछा जाएगा। क्या मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं करना है, मांग का नियम को जो परिभाषा बताएंगे उसी लिख देना है, ठीक है। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? मांग के नियम को लिखें, मांग का नियम क्या है, इसी प्रकार से आपको पूछेगा। अब तो मांग का नियम क्या है? तो मांग का नियम के अंतर्गत आप क्या समझते हैं? तो मांग क्या था, आप तो इसे समझ गए कि मांग क्या था हमारा। क्या कि मांग का अवधारणा या तात्पर्य ऐसी वस्तु की मात्रा से जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। लेकिन मांग का कुछ नियम है, लॉ ऑफ डिमांड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मांग का नियम। तो मांग का क्या नियम है? क्या अन्य बातें समान रहने पर, ये बातें अन्य बात समान है, आपके दिमाग में एक बात आया होगा अन्य बात क्या होता है? अन्य बात क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हम इसका पूरी अच्छी प्रकार से समझाएंगे। तो आप सिंपल सा सबसे मांग के नियम के अंतर्गत समझिए कि अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। आपको पीछे भी समझा है, क्या वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी हो जाती है तथा कीमत कम हो जाने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो मांग का नियम सिंपल सा इसमें ट्रिक समझे आप लोग। क्या अन्य बात अगर समान रहेगा तो मांग का नियम हमें यह बताएगा क्या वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में जो है वह विपरीत संबंध पाया जाएगा। अर्थात वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगा तो वस्तु की मांग में कमी होगा तथा कीमत में अगर कम होगा तो वस्तु की मांग अधिक बढ़ जाएगा। यही आपका मांग का नियम है। अर्थात वस्तु की मांग और वस्तु की मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर सिंपल सा समझिए कि अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती, क्या बढ़ जाती है? कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग क्या होती है? कम हो जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। वही आपका मांग का नियम है। तो आपको इसे इस प्रकार से लिखना है। मांग के अंतर्गत आपको दो तीन बात ध्यान रखना है। मांग एक गुणात्मक कथन है।
मांग कैसा कथन है? गुणात्मक कथन। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा मांग का नियम है गुणात्मक, परिमाणात्मक, स्थिर और अस्थिर। तो आपको डायरेक्ट ही करना है मांग का नियम गुणात्मक कथन है। यह नियम केवल कीमत और मांग के परिवर्तन को भी बताता है। यह नियम क्या है? मांग का नियम जो है यह नियम केवल कीमत और मांग के नियम के परिवर्तन को बताएगा, परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताएगा। मांग का नियम जो है आपका केवल कीमत और मांग के परिवर्तन को बताएगा और परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब मांग का नियम और मांग के नियम के अंतर्गत ये 2-3 जो फैक्ट था इसे आपको लिख देना है, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं मांग के नियम की मान्यता। उसके अंतर्गत आप क्या पढ़े थे? आपको क्या बोले कि अन्य बात क्या है उसे समझाएंगे। तो वही बात है मांग की नियम की मान्यता। ये भी आपका 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेगा, नहीं तो डायरेक्ट वहां इस प्रकार 5 नंबरिया का दे देगा सवाल, पूछेगा मांग के नियम को लिखें और मांग के नियम की मान्यताएं को लिखें। आप अगर याद रहेगा तो आसानी से लिख सकते हैं। मांग के नियम की जो मान्यता है वहां एक वाक्यांश था, क्या अन्य बातें समान रहने पर, वही वाक्यांश का अर्थ है ये सभी, ये 5 बातें जो है अन्य बातें समान रहने पर, जैसे आपको यहाँ बताए थे ना अभी तुरंत, क्या अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, वही अन्य बात क्या है उसको समझिए। ठीक है, और मांग के नियम की मान्यता भी इसी कहते हैं। डायरेक्ट पूछेगा मांग के नियम की मान्यता से आप लोग क्या समझते हैं। तो लिखना है कि मांग के नियम की मान्यता के अंतर्गत क्या उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मांग का नियम अगर फॉलो करना है तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग आता है क्या रुचि, फैशन, पसंद आदि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु की उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा नहीं होना चाहिए। ये 5 चीज अगर रहेगा तो मांग का नियम फुल लागू होगा। अगर ये 5 चीज़ों में कोई गड़बड़ा जाए, अगर उपभोक्ता रुचि, फैशन, पसंद आदि को मान लीजिए उसमें परिवर्तन हो जाए तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। अगर ये 5 को आपको हम डिटेल में समझा चुके हैं ये क्या है, तो मांग का नियम की मान्यता के अंतर्गत ये 5 को आपको लिखना है। क्या उपभोक्ता की अगर आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मांग के नियम की मान्यता के अंतर्गत उपभोक्ता का आय में जो है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुचि, फैशन आदि जो उपभोक्ता का होता है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमत, अर्थात क्या समझाए थे, स्थानापन्न एवं पूरक वस्तु वही है, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नवीन अर्थात नया स्थानापन्न और वस्तु की उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। यानी नया स्थानापन्न यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं वही हमारा स्थानापन्न होता है ना, तो वही जो नया स्थानापन्न होता है उसे उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। और भविष्य में जो किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन की आशा होती है उसकी आशा नहीं होना चाहिए उपभोक्ता को। अगर इस 5 बात को अगर उपभोक्ता फॉलो करता है तो मांग का नियम यहाँ लागू होगा। और आपको ये ध्यान में रखना है मांग के नियम की मान्यता के 5 बातें। अब आप लोग समझ चुके हैं कि मांग के नियम क्या है और मांग के नियम की मान्यताएं। अब बात करेंगे हम लोग मांग के नियम की अपवाद पर। अब किस पे बात करेंगे? मांग के नियम पर अपवाद। मांग के नियम क्या, अपवाद क्या क्या है। ठीक है, तो समझिए मांग का नियम अपवाद। पहले ये बात जानिए अपवाद क्या हो जाता है। मांग के नियम में अपवाद कहाँ से आ जाता है? तो मांग के नियम में अपवाद आपका इस प्रकार से आता है। कुछ दशा होता है यानी कि कुछ परिस्थिति होता है, क्या कुछ परिस्थिति या कुछ दशा में कीमत और मात्रा के बीच विपरीत संबंध क्रियाशील नहीं होता है, उसे मांग के नियम के अपवाद के रूप में माना जाता है। ये अपवाद निम्नलिखित है। देखिए मांग के नियम के अपवाद कैसे होगा, तो अगर उसका नियम जो है वह फॉलो नहीं करेगा तो वह मांग का नियम का अपवाद हो जाएगा। लेकिन मांग का नियम का जो अपवाद होता है वह कुछ ही दशा या परिस्थिति में होता है। जैसे मांग का नियम में क्या समझे, कीमत और मात्रा के बीच क्या होता है, मांग के नियम होता है। कीमत और मात्रा के बीच जो विपरीत संबंध होगा वह आपका मांग का नियम होगा। लेकिन मांग के नियम के अपवाद के अंतर्गत क्या है, जो कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध क्रियाशील नहीं होगा और मांग के नियम के अपवाद के रूप में माना जाता है। सिंपल सा एक वर्ड का अंतर है, कीमत और मात्रा के बीच विपरीत संबंध अगर क्रियाशील नहीं होगा यानी कि कार्य नहीं करेगा, जो विपरीत संबंध है, या कीमत बढ़ेगा वस्तु की मांग कमेगा और तथा कीमत कम होगा तो वस्तु की मांग अधिक होगा, ये संबंध अगर क्रियाशील नहीं हो रहा है तो यह आपका मांग के नियम का अपवाद के रूप में माना जाएगा। मांग के नियम का अपवाद
जो है वो आपका 3-4 प्रकार से होता है, तो उसको समझिए, ठीक है। भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना से आपका मांग के नियम में अपवाद हो जाता है। अगर भविष्य में किसी कीमत में वृद्धि होने की संभावना है तो उससे मांग के नियम अपवाद आ जाता है। जैसे बात करें कई कारण कौन सा कारण? कुछ भावी प्रत्याशित परिस्थिति के कारण, जैसे अकाल क्रांति, सरकारी नीति, सीमित पूर्ति जैसे। पहले समझिए, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना कई कारणों से वस्तुओं की कीमत में भविष्य में बढ़ने की संभावना रहती है। उस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। भविष्य में कीमत वृद्धि के अंतर्गत क्या है? कई कारण, जैसे कि भावी प्रत्याशित परिस्थिति, जैसे अकाल क्रांति, सरकारी नीति, सीमित पूर्ति जैसी, इन सभी कारणों से वस्तु की कीमत जो है भविष्य में बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर इस प्रकार की बाधाएं दिखे और भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना रहती है, तो वह स्थिति हमारा मांग का नियम लागू नहीं होगा, अर्थात वह हमारा मांग के नियम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मांग के नियम अपवाद के अंतर्गत क्या समझे कि भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। सेकंड बात आता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। क्या आता है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ठीक है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है वह वस्तु है जिसे वस्तुओं की मांग करके समाज के धनी वर्ग अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। अतः ऊंची कीमत वाली वस्तुओं का क्रय करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शित करना चाहता है। इस दशा में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु का अर्थ क्या होता है? आप लोग यह बात को समझिए कि समाज का जो धनी वर्ग होगा वह अपनी श्रेष्ठता यानी अपनी ताकत, अपनी रुतबा प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है? ऊंची कीमत वाली वस्तु का क्रय करेगा और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करेगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? मांग का नियम आपका लागू नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं मांग का नियम अगर लागू नहीं हो रहा है तो वह आपका मांग का नियम के अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात आपका प्रतिष्ठा सूचक वस्तु जो है वह आपका मांग के नियम के अपवाद के अंतर्गत आएगा। सेकंड चीज है आपका उपभोक्ता की अज्ञानता यानी उपभोक्ता को जब ज्ञान नहीं रहता है उस स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत देकर यह अनुभव करता है कि उसने अधिक टिकाऊ एवं श्रेष्ठ वस्तुएं खरीदी है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ समझाया जा रहा है कि उपभोक्ता की अज्ञानता क्या है? जब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत किसी वस्तु का दे देता है और वह वस्तु उतना लायक नहीं रहता है जितना उपभोक्ता अनुभव करता है और उसने अधिक टिकाऊ व श्रेष्ठ वस्तुएं खरीदा है, ऐसा उपभोक्ता को महसूस होता है। लेकिन उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण वह वस्तु में उतना अधिक टिकाऊ एवं श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं क्या मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, अर्थात इनके बीच यानी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो रही है और कीमत घटने पर वस्तु की मांग अधिक हो रही है। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हैं? उपभोक्ता की अज्ञानता के अंतर्गत इस प्रकार की कोई स्थिति न होने पर भी उपभोक्ता से आय अधिक वसूला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता को अज्ञानता है अर्थात ज्ञान नहीं है। तो इस स्थिति में आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा, अर्थात मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो उपभोक्ता की अज्ञानता भी आपका मांग के नियम के अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा। तो कई प्रकार के आप अपवाद को देखें। पहला क्या? भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। सेकंड, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। थर्ड, उपभोक्ता की अज्ञानता। अब चौथा बात करेंगे गिफिन या विरोधाभास। क्या बात करेंगे? गिफिन या विरोधाभास। आप यहाँ देखते होंगे कि हम आपको यहाँ पेन चेंज कर लिख के लाए। पेन चेंज करने का अर्थ ये क्या हुआ? क्या आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए चेंज किया है। ये चौथा पॉइंट जो आपका आता है, यह आपका ये पॉइंट आपको 2 नंबरिया में पूछा जाता है। जिस प्रकार से आपको मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं, संदिग्ध वस्तुओं की 2 प्रकार जो थी वह 2 नंबरिया में पूछने का बताया, क्या वो 2 नंबरिया में आता है। उसी प्रकार से गिफिन का विरोधाभास भी आपका मांग के नियम का अपवाद है और यह भी आपका 2 नंबरिया में डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्या गिफिन का विरोधाभास से आप क्या समझते हैं? तो गिफिन का विरोधाभास क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। तो गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा किया गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा किया गया। इनके अनुसार दो प्रकार की वस्तु होती है। देखिए अब रॉबर्ट गिफिन आता है, गिफिन का विरोधाभास आप नहीं समझे, गिफिन का विरोधाभास है क्या उसको पहले समझिए, ठीक है। तो गिफिन पहले क्या है वह पहले जानिए। गिफिन शब्द का प्रयोग कौन करता है? सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री करता है जिसका नाम रहता है रॉबर्ट गिफिन। और इनके अनुसार यानी कि रॉबर्ट गिफिन के अनुसार आपका जो दो प्रकार की वस्तु होता है। कितना प्रकार की वस्तु होता है? दो प्रकार की। तो दो प्रकार की कौन कौन सी वस्तु होती है? तो पहली होती है समान वस्तुएं और सेकंड होती है गिफिन या घटिया वस्तुएं। पहली क्या होती है? समान वस्तुएं, गिफिन या घटिया वस्तुएं। ये आपके गिफिन का विरोधाभास के अंतर्गत आएगा। दो प्रकार की वस्तुएं जिसे आपका बांट रहा है इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन, जो है आपका समान वस्तु और गिफिन वस्तुएं, अर्थात गिफिन को आप घटिया भी बोल सकते हैं, गिफिन को क्या बोलते हैं? घटिया खराब वस्तुएं बोल सकते हैं। तो समान वस्तुएं क्या है? उपभोक्ता की आय बढ़ने से जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगा। समान वस्तु क्या है? उपभोक्ता की आय बढ़ेगा और जिन वस्तु की मांग बढ़ जाएगा वे सभी अन्य समान वस्तुएं कहलाएगी। उदाहरण के लिए चावल, गेहूं, कपड़ा आदि। इसको और सेकंड चीज क्या है? गिफिन या घटिया वस्तुएं, उपभोक्ता की आय बढ़ने से जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी उन्हें गिफिन या घटिया वस्तु कहते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ने से जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी उन्हें गिफिन या घटिया वस्तुएं कहते हैं। देखिए अगर किसी व्यक्ति का आय बढ़ रहा है, ठीक है, आय बढ़ रहा है तो वहाँ दो प्रकार का स्थिति बनेगा। पहली बात, क्या वह अपनी अच्छी प्रकार की वस्तु की मांग को बढ़ाएगा, अच्छी प्रकार वस्तु को मांग को बढ़ाएगा, और खराब चीज़ की वस्तुएं यानी खराब जो वस्तुएं हैं यानी कि अच्छी प्रकार की वस्तुएं जो अच्छी प्रकार की वस्तुएं जो नहीं है उसकी मांग को कम करेगा। तो वही सिंपल सा अर्थ है, दोनों में उपभोक्ता की आय बढ़ रहा है। फर्स्ट वाले समान वस्तु के अंतर्गत क्या हो रहा है? क्या उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तु की मांग बढ़ रही है वे सभी वस्तुएं समान वस्तुएं कहलाएगी, जैसे उदाहरण चावल, गेहूं, कपड़ा आदि। लेकिन गिफिन या घटिया वस्तु के अंतर्गत उपभोक्ता की आय बढ़ने से, लेकिन उपभोक्ता कि अगर आय बढ़ रहा है तो उस स्थिति में वह मांग को, जिस वस्तु का मांग कम करेगा वह आपका गिफिन या घटिया वस्तु में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर बात करें, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो वह मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि को पसंद नहीं करेगा, अर्थात उसकी दृष्टि में यह गिफिन या घटिया वस्तुएं हो जाएगी। लेकिन उपभोक्ता की आय जब बढ़ रही है तो वह जिन वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाएगा, जैसे चावल, गेहूं, कपड़ा आदि को, इस सबको बढ़ा रहा है, तो वह समान वस्तुएं हो जाएगा। आई होप आपको समान वस्तु और गिफिन और घटिया वस्तु में क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको समान व गिफिन वस्तु में अंतर आपको अच्छी प्रकार से भी डिफिनेशन के साथ समझते हैं, लेकिन आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि समान वस्तु और गिफिन वस्तु क्या है, वह आपके दिमाग में एक माइंड के छप गया होगा। समान वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं क्या है वो आपके दिमाग में आ गया होगा। लेकिन समान व गिफिन वस्तु में अंतर हम आपको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर का सवाल को हम अच्छी प्रकार से आपको अपनी नोट्स की यहाँ फोटो खींच के लाए हैं और आपको हम दिखाते हैं। देखिए आपको नोट्स मिलेगा तो आप समझ लेंगे, लेकिन अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो जब नोट्स मिले तो वहाँ अच्छी प्रकार से आपको समझ सकते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि समान वस्तु में मांग का नियम लागू होता है। समान वस्तु में क्या होता है? आपका मांग का नियम लागू होता है, और गिफिन या घटिया वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या समान वस्तु मांग का नियम लागू होता है, तो सिंपल सी बात समान वस्तु में होता है, और गिफिन या घटिया वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये आपका समान व गिफिन वस्तु के अंतर्गत पहला अंतर है कि समान वस्तु में मांग का नियम लागू होगा, लेकिन गिफिन या घटिया वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होगा। सेकंड बात है कि समान वस्तु में मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, बाईं से दाईं ओर होता है। देखिए समान वस्तु में क्या होता है? मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, बाईं से दाईं ओर होता है। याद रखेंगे, समान वस्तु में मांग वक्र का जो ढलान होता है ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, नीचे की ओर होता है। और सेकंड है गिफिन वस्तु में मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। इसमें क्या हो रहा था? नीचे की ओर। गिफिन वस्तु मांग का ढलान ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की, अर्थात इस प्रकार से जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। ये आपका x, ये y, और ये 0, ये कीमत, और ये आपका मात्रात। इस प्रकार से आप बना ही लेंगे। तो सेकंड अंतर क्या था कि समान वस्तु में मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर आएगा और बाएं से दाएं
की ओर होगा। और गिफिन या घटिया वस्तु में क्या हो रहा है, मांग वक्र ढलान से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। यही आपका गिफिन या घटिया वस्तु और समान वस्तु में सेकंड अंतर है। थर्ड अंतर है आपका, समान वस्तु का आय पर प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। समान वस्तु में आय का प्रभाव क्या होता है, वह आपका धनात्मक होगा, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। और गिफिन या घटिया वस्तु में आय का प्रभाव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। वही ना आपका गिफिन वस्तु था, अर्थात इसका जो आय पर प्रभाव पड़ेगा गिफिन या घटिया वस्तु का, वह आपका ऋणात्मक पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या समझे कि समान वस्तु का जो आय का प्रभाव है वह आपका धनात्मक होता है, लेकिन गिफिन या घटिया वस्तु का आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप समान वस्तुएं और गिफिन वस्तु में क्या अंतर था, उसके अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोगों ने क्या क्या अभी तक चर्चा कर चुके हैं उसको एक बार समझ लिए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया, मांग के नियम से स्टार्टिंग किए थे ना, मांग के नियम की मान्यता, मांग के नियम की अपवाद और समान व गिफिन वस्तु में अंतर, ये सभी चीज़ों पर बात कर चुके। अब सिंपल सा एक ही टॉपिक है, मांग में परिवर्तन के कारण। उनके बाद आपका टेस्ट होगा अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद ये चैप्टर आज का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मांग में परिवर्तन के क्या कारण है, ये आपको कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन आपको हम शॉर्ट रूप में इससे एक बार बता देते हैं। आप जब को नोट्स मिलेगा तो आप अच्छी प्रकार से रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आपको हम फिर से बताते हैं मांग के नियम और अपवाद और समान और गिफिन वस्तुओं में अंतर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो मांग के नियम के अंतर्गत आप क्या समझे कि अन्य बात अगर समान रहेगा तो किसी वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा के विपरीत संबंध पाया जाएगा तो वह आपका मांग का नियम हो जाएगा। और मांग का नियम ये आपका गुणात्मक कथन है। और मांग के नियम की मान्यता क्या है आपको वह समझा दिए। और मांग के नियम के अपवाद के अंतर्गत क्या समझे, जब कीमत और मात्रा के बीच विपरीत संबंध जो है वह क्रियाशील नहीं होगा तो वह स्थिति आपका मांग के नियम के अपवाद होगा। और मांग नियम के अपवाद के अंतर्गत फर्स्ट चीज आता है, भविष्य में अगर कीमत वृद्धि की संभावना रहेगी तो मांग का नियम अपवाद हो जाएगा। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु मांग का नियम अपवाद होगा। उपभोक्ता की अज्ञानता और विभिन्न का विरोधाभास, ये चारों प्रकार जो है आपका मांग के नियम का अपवाद है। फर्स्ट, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। सेकंड, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में। थर्ड, उपभोक्ता की अज्ञानता। चौथा, गिफिन का विरोधाभास। और गिफिन का विरोधाभास क्या है तो आप समझ चुके हैं, यह इंग्लैंड के अर्थशास्त्री एक था, वही सबसे पहले इनका यह शब्द का यूज करता है। और इसके अनुसार दो प्रकार की वस्तुएं होती है, समान वस्तुएं, गिफिन या घटिया वस्तुएं। समान वस्तुएं वो होगा जो उपभोक्ता की आय जब बढ़ेगा वह जिन वस्तुओं का मांग बढ़ाएगा वह समान वस्तुएं कहलाएगा। और गिफिन या घटिया वस्तुएं वो होगा जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग को वह कम करेगा वह आपका गिफिन या घटिया वस्तुएं हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम लोग चर्चा करेंगे मांग में परिवर्तन। अब हमारा ये अंतिम टॉपिक है। तो मांग में परिवर्तन आपको हम पहले ही बता और एक बार फिर से बताते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको हम सिंपल सा मोटा मोटी तौर पर इसे बनाएंगे, लेकिन आपको हम समझाएंगे पूरी अच्छी प्रकार से ही आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मांग में परिवर्तन मुख्य रूप से दो कारण से होता है। देखिए, मांग में परिवर्तन होता है, मांग में परिवर्तन का कारण जो आपका आता है वह दो कारण आ जाता है। पहला कारण आता है कीमत में परिवर्तन होगा। अगर किसी वस्तु है, अगर किसी वस्तु में कीमत में परिवर्तन आता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता होगा। तो आपको हम समझाए कि किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो वही है मांग में परिवर्तन का पहला कारण। क्या कीमत में परिवर्तन होगा तो इसके अंतर्गत मांग में परिवर्तन होगा। और सेकंड है क्या, अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण। अन्य तत्व क्या है, क्या आपको हम समझाएं ना, उपभोक्ता आय में परिवर्तन, रुचि फैशन पसंद आदि में परिवर्तन, ये सभी चीज़ों में अगर परिवर्तन होगा तो अन्य तत्व में परिवर्तन अर्थात रुचि फैशन आदि सब में परिवर्तन होने के कारण मांग में भी परिवर्तन होगा। आप समझ चुके हैं, अगर उपभोक्ता की कीमत में परिवर्तन होगा तब पर भी मांग में परिवर्तन होगा, और अन्य तत्व में भी परिवर्तन होगा तब पर भी मांग में परिवर्तन होगा। अर्थात दोनों स्थिति में मांग में चेंज आएगा, यानी कि परिवर्तन होगा, यानी कि चेंजिंग जो आएगा वह दोनों प्रकार में आएगा। अगर वस्तु की कीमत बढ़े या अन्य तत्व में परिवर्तन हो, दोनों स्थिति में आपका मांग में परिवर्तन होगा ही होगा।
अब आपके अंतर्गत यहाँ क्या है, कीमत में परिवर्तन के अंतर्गत आपको दो प्रकार का आ जाता है। पहला मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। अगर कीमत के अनुसार मांग में परिवर्तन हो रहा है तो मांग में विस्तार होगा और संकुचन होगा। जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, अगर अन्य तत्व में परिवर्तन होगा तो मांग में वृद्धि होगा और मांग में कमी होगा। इसे ध्यान रखेंगे। अगर कीमत में परिवर्तन अगर मांग का कारण रहेगा तो मांग में विस्तार और मांग का संकुचन होगा। सेकंड बात, क्या अन्य तत्व में अगर परिवर्तन का कारण रहेगा तो मांग में वृद्धि होगा और मांग में कमी होगा। ये आपका मांग में परिवर्तन है। चलिए इसको हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले समझिए, क्या कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, ये क्या है आपको समझा है ना। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन अथवा एक ही मांग वक्र पर संचलन, ये दोनों शब्द एक ही है। क्या कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन अथवा एक ही मांग वक्र पर संचलन। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो तो इसको हम अच्छी प्रकार समझाते हैं। ये इसका परिभाषा एक होगा, इसका परिभाषा दूसरा और आप तीसरा परिभाषा ये होगा। तो कीमत में परिवर्तन के कारण क्या है, तो उनका पहला डिफिनेशन होता है, क्या जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन के कारण कीमत हो। अगर किसी वस्तु का मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उसका कारण कौन हो, कीमत हो, तथा एक ही मांग वक्र पर संचलन करता हो तो इस स्थिति में अन्य तत्व पर स्थिर रहता है। कीमत में परिवर्तन क्या है, क्या अगर किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का कारण अगर कीमत होगा और एक ही मांग वक्र पर संचलन करेगा तो वह स्थिति आपका अन्य तत्व स्थिर रहेगा। और मांग में इस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार का परिवर्तन, कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन के कारण कीमत हो और इसी प्रकार के परिवर्तन में मांग का विस्तार एवं मांग का संकुचन उत्पन्न करता है। किस प्रकार का परिवर्तन मांग में संकुचन एवं विस्तार एवं संकुचन करता है, तो पहला होता है आपका क्या, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का कारण अगर कीमत होगा तो आपका मांग में विस्तार एवं मांग का संकुचन करेगा। तो अब आप समझिए कि मांग में विस्तार क्या होता है। समझिए, क्या मांग में विस्तार अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बात क्या वो आप जानते ही हैं, क्या अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती। आप जानते हैं कि अन्य बात अगर समान है, अगर वस्तु की कीमत कम होगा तो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, तब उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर दाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित होगा। इस स्थिति को मांग का विस्तार कहते हैं। सिंपल सा है कि मांग का विस्तार क्या है, क्या अन्य बातें अगर समान रहेगा तब जब वस्तु की कीमत कम होगा तो उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीदेगा और इस स्थिति में मांग वक्र आपका क्या होगा, दाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। तो एक एग्जांपल आप समझिए, यहाँ तालिका है मांग वक्र का विस्तार का, ठीक है, मांग का वक्र का विस्तार का। अगर संतरे की कीमत 5 रुपया 3 रुपया है, संतरे की मांग है 10 और 20। क्या है, संतरे की कीमत प्रति इकाई कीमत है 5 रुपया और 3 रुपया और संतरे की मांग 10 और 20 रुपया है। इसको समझाते हैं ये मांग वक्र पर किस प्रकार से विस्तार कर रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, इसके अंतर्गत आप क्या समझे, डिफिनेशन इसका क्या था, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी, वस्तु की कीमत में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इस स्थिति में ही आपका मांग में विस्तार हो रहा है। तो इसे रेखाचित्र पर प्रदर्शित करेंगे। आप जानते हैं ये आपका हो जाएगा, कीमत में क्या हो रहा था, यहाँ कमी हो रहा था, है ना। तो इसे रेखा चित्र से जब प्रदर्शित करेंगे ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। और ये आपका नीचे साइड हम लोग मांग को दर्शाएंगे अर्थात d, और इधर कीमत को दर्शाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला मांग कितना है आपका, यहाँ 10 और यहाँ आपका 20, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छी प्रकार समझ सकते हैं, ये आपका 3 और ये आपका 5, ठीक। 3 और 5 आपको हम इसी समझाते हैं, ठीक। 3, ये 10, ये 20 और ये 5 और ये 3, तो 5 और 10, तो 5 और 10 ये हमारा यहाँ से बन जाए, ठीक। और 3 और 20, 3 और 20 ये आपका यहाँ बन जाए, बन गया ना। तो इस प्रकार से आप जब मिलाइए तो यही आपका मांग का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ देखिए आपका कीमत क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मांग क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है ना। देखिए आप आसानी से आप देख सकते हैं, कीमत में देखिए माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो मांग क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है ना। तो यही आपका मांग का विस्तार हो जाएगा। आई होप आपको मांग का विस्तार क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब मांग का संकुचन क्या होता है, तो
अन्य बातों का समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की मात्रा कम खरीदी जाए। सिंपल सी बात है, मांग का संकुचन क्या होगा, अन्य बात समान रहेगा, वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाएगा तो वस्तु की मात्रा क्या होगी, कम खरीदा जाएगा एवं उपभोक्ता अपनी उसी मांग वक्र बाईं या ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं। इसको भी आप डिफिनेशन यहाँ एग्जांपल से समझिए। क्या, फिर लीजिए संतरों की कीमत और संतरे की मांग। 3 रुपये में 3 रुपया प्रति इकाई था तो 20 मांग हुआ और 5 में 10। तो यहाँ भी आप देखिए एक्स वाई को दर्शा देना है, ये 3 ये 5, और इसमें क्या हो रहा था, कीमत क्या हो रहा था, अधिक हो रहा था, कीमत अधिक हो रहा है। कीमत अगर अधिक हो रहा है तो मांग में कमी होगी। तो ये आपका 3, ये आपका 3 का 20 यहाँ आराम से हो जाएगा ना, और 5 से 10। इसमें क्या हो रहा है, कीमत अधिक हो रहा है, कीमत अधिक हो रहा है तो मांग में कमी हो रहा है। देखिए यहाँ कीमत अधिक है, कीमत अधिक हो रहा है तो मांग में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर कीमत आपका अधिक हो रहा है तो वस्तु की मात्रा में कम खरीदी जाती है। अगर कीमत देखिए आपका ये आपका अधिक हो रहा है तो वस्तु की मात्रा देखिए आपकी कमी खरीद जा रहा है। तो वही आपका हो गया मांग का संकुचन। सिंपल सा दोनों था। क्या मांग में परिवर्तन में फर्स्ट कारण आपका था क्या, कीमत में परिवर्तन के कारण के अंतर्गत मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। मांग में विस्तार क्या था, क्या अन्य बात समान रहेगा तब वस्तु की कीमत कम, वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदा जाएगा। और मांग में संकुचन का अर्थ क्या था, अन्य बात अगर समान रहेगा तो वस्तु की कीमत अधिक होगा, कम कीमत अधिक होगा तो वस्तु की मात्रा कम खरीदी जाएगी। यही आपका मांग का विस्तार एवं मांग का संकुचन था। एक बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। अब सेकंड बात आता है अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण। तो अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी होता है। अन्य तत्व में अगर परिवर्तन होगा तो मांग में वृद्धि होगा, मांग में कमी होगा। बस सिंपल सा इसी दो पर चर्चा करेंगे। बस ये आज हमारा आज का सेशन समाप्त हो जाए। कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो बात करते हैं अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग वक्र का खिसकाव, सॉरी इसे लिख लेंगे आप लोग खिसकाव, याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्या था, कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या कमी होता है। अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, जो इसका डेफिनेशन होगा, कीमत अगर स्थिर रहेगा तो अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होगा वह आपका मांग वक्र का खिसकाव होगा और इसी कारण से आपका मांग में वृद्धि या मांग में कमी होगा। तो मांग में वृद्धि क्या होता है उसको जानिए। कीमत के स्थिर रखने पर अन्य तत्व क्या था, आय संबंधित वस्तु की कीमत, रुचि, फैशन, जनसंख्या, आकार आदि, ये सभी आपका अन्य तत्व है। मांग में वृद्धि क्या है, कि कीमत के स्थिर रखने पर अन्य तत्व में परिवर्तन से जब मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर खिसक जाएगा तो वह आपका मांग वृद्धि कहलाएगा। यानी कि कीमत के स्थिर रहेगा और अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण जब मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर खिसक जाएगा तो आपका मांग वृद्धि कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रति इकाई कीमत और मांग 10, 5 और 10, 5, 10 ले सकते हैं, यानी प्रति इकाई कीमत और उसका मांग को आराम से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे आपका x और y। तो आप यहाँ क्या समझे, आपको हम क्या समझाए, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका मांग हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रति इकाई कीमत। तो आपको हम क्या समझाए, क्या यह जब कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण जब मांग वक्र बाएं से दाएं और खिसक जाए, तो पहली हमारी क्या थी 10 से 5 और सेकंड क्या हो गई 10 से 10। तो इस प्रकार से देखिए बाएं से दाएं की ओर खिसक रहा है। तो आप देखिए यहाँ वृद्धि हो रहा है ना। तो पहली क्या था, प्रति इकाई कीमत में मांग कितना था 5 था और फिर प्रति इकाई कीमत 10 था, इसमें 10 हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए क्या पहली में 5 था और फिर सेकंड चीज में 10 प्रति इकाई कीमत है तो मांग आपका 10 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मांग में बढ़ोतरी हो रहा है, अर्थात मांग बाएं से दाएं और खिसक जाएगा और इससे आप यहाँ क्या देख रहे हैं, मांग में वृद्धि हो रहा है। तो यही आपका मांग में वृद्धि हो जाएगा।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड, मांग में कमी किस प्रकार से होगा? कीमत के स्थिर रहने पर भी अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं और खिसक जाता है। या क्या कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्व में परिवर्तन होगा तो मांग वक्र बाएं से दाएं और खिसक जाएगा, उसे मांग में कमी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कीमत 10 और 5 ये 10, तो इस प्रकार से आपका ये इधर की ओर खिसक जा रहा है, तो मांग में यहाँ आपका कमी हो रहा है। आई होप आपको ये मांग में जो वृद्धि और कमी था वो समझ में आ गया होगा। मांग में परिवर्तन के मुख्य रूप से दो कारण है, कीमत में परिवर्तन और अन्य तत्व में परिवर्तन। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, और अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण दो कारण होता है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। इसे आप एक दो बार जब तक घर में नहीं पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से, अगर कोई भी आपको समझा दे वह आपके दिमाग में कन्फ्यूजन करता रहेगा। समझ तो हम भी समझा दिए, आपको समझ गए, लेकिन ये आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा, क्योंकि हमको पता है, हम पढ़े हैं इसको, इसलिए आपको इसे ध्यान में अगर 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर देते हैं तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे, और सबसे आसान टॉपिक है और कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे 2-3 बार देख लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा मांग में परिवर्तन के कारण। तो अब हमारा कौन सा टॉपिक बचा? मांग हो गया। मांग में अभिप्राय परिभाषा, मांग का निर्धारकता तो बात कर चुके, स्थानापन्न पूर्वक वस्तु में बात कर चुके, मांग फलन, मांग तालिका, मांग वक्र बात कर चुके, मांग का नियम, मांग के नियम की मान्यता, मांग नियम के अपवाद, समान व गिफिन वस्तु में अंतर, मांग में परिवर्तन के कारण। अब हम लोगों का ये सेशन पूरा हो रहा है, लेकिन अब पूरा होने के अंतिम में आपको हम क्या करते हैं तो आपको पता ही है, आपका अब यहाँ एक टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव का, उनके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, इस चैप्टर से क्या कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है कि मांग में कौन सा तत्व निहित है? मांग में कौन सा तत्व निहित है? वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त सभी आपको हम दिखाई दिए। मांग में कौन सा तत्व निहित रहता है? तो वस्तु की इच्छा भी रहता है, एक निश्चित मूल्य रहता है, वस्तु साधन व्यय करने की तत्परता रहेगा, तभी मांग में ये सारी तत्व निहित है, तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड है, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, क्या मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है? बाएं से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, दाएं से बाएं नीचे की ओर, एक्स अक्ष के समांतर लंबवत। तो ऑब्जेक्टिव में यानी अभी जो हम लोग पढ़े उसमें भी आपको बताया कि मांग वक्र का समांतर जो ढाल होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। MVVI सवाल है, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, सिंपल सा स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी। मांग का नियम क्या है? आपको हम बताएं कि मांग का नियम कैसा कथन है, तो मांग का नियम आपका गुणात्मक कथन है। ये भी आपका VVI सवाल, आप जितना भी सवाल देख रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होता है? बढ़ती है। कॉफ़ी का मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो चाय की मांग क्या होगी? बढ़ती है। और छठा सवाल है, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है, मांग घटती है। कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, इनमें से कोई नहीं। यह सवाल आपका 2 से 3 बार पूछा गया है। कब मांग में संकुचन कब होता है? आपको हम अभी तुरंत दिखाए, कीमत बढ़ेगा और मांग घटेगा, तो इस स्थिति में ही आपका मांग में संकुचन हो जाएगा। सातवां ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का कि हम निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से में मांग में परिवर्तन नहीं होता है? निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। यहाँ क्या सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? लेकिन ये तीनों जो आपका दिया है तो इससे तो मांग में परिवर्तन होता है। सवाल वहाँ से अच्छी प्रकार समझना है कि आपको जो यहाँ पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये 3 ऑप्शन मांग में परिवर्तन करता है, इसलिए आपका ये तीनों आंसर नहीं होगा। लेकिन चौथा जो है इनमें से कोई, यही आपका 7वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होता है? मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होता है? मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं मांग क्या होता है? बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, अच्छी रहती है, क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गिफिन वस्तुओं की मांग, मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है? कम हो जाती है, अर्थात घट जाती है। किसी समान वस्तु की मांग वक्र पर ढाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि किसी भी समान वस्तु पर मांग वक्र का ढाल कैसा होगा? किसी भी समान वस्तु का मांग वक्र पर ढाल कैसा होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अपरिभाषित। इसे याद करके रखेंगे। ऋणात्मक होता और नहीं होगा, ये आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है,
किसी समान वस्तु का मांग वक्त पर ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। 10वां सवाल हम लोगों का है, आय बढ़ेगा तो उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देगा? अगर किसी व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो वह किन वस्तुओं की मांग को घटाएगा? तो गिफिन वस्तु, गिफिन कैसा वस्तु है? घटिया वस्तु, अर्थात वह गिफिन वस्तु की मांग को घटाएगा अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगा। 11वां और अंतिम सवाल है, मांग में परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? मांग में जो परिवर्तन निम्नलिखित में कौन सा? उपभोक्ता आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, इनमें से सभी। तो आपको हम बता ही चुके, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी आपका मांग में परिवर्तन का कारण है, अर्थात इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। और वीडियो पर तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार से आपको हम पूरी अच्छी प्रकार से समझा दिए। और वीडियो पर कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगा, और वीडियो को कमेंट करना तो आप भूलें ही नहीं। और अगर हमारे इस चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्लास 12वीं से संबंधित बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल मिलता है। आप हमारे चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। तो आप लोगों को हम एक बार फिर से बता देते हैं, आपका PDF जो है इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया, उसे हरा कलर का जलता होगा, यानी हरा कलर का लाइट होगा, उसमें क्लिक करना, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ जुड़ जाएंगे। अगर टेलीग्राम आपके पास जो ऐप्स नहीं है तो गूगल पर जाइए, गूगल या प्ले स्टोर पर जाइए, आप वहाँ टेलीग्राम सर्च कीजिए, आपको वहाँ टेलीग्राम आएगा, उसे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको ये जो उसमें उसका फंक्शन है उसे करना है, और उनके बाद आपको हमारे इस हरे लिंक जो दिया गया उसे क्लिक करेंगे, आप वहां जुड़ जाएंगे। आपको हमारी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलती रहेगी, और आपको PDF भी वहीं मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।